हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कौन सा सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो पढ़ाया जाएगा वो है उपभोक्ता संतुलन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो तरीके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो पहला तरीका है वो यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब उपयोगिता विश्लेषण। और जो दूसरा अप्रोच है वो है आईसी कर्व एनालिसिस, यानी तटस्थता वक्र एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस वाला जब चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 जो टी.आर. जैन की किताब में चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। और चौथा चैप्टर जो हमें पढ़ाना है वो है उपभोक्ता संतुलन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए, तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्या बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, हिंदी में कहा जाए तो उपभोक्ता संतुलन कब होता है। संतुलन का मतलब होता है बैलेंस होना। बैलेंस जैसे तराजू है, दोनों पल्ले बराबर हैं तो बैलेंस है। ठीक है, जब आप सामान खरीदने जाते हैं, मतलब जनरली मैं इसको उसमें मत लेना कि ये कॉन्सेप्ट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि संतुलन का मतलब क्या होता है। मैं उपभोक्ता की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं संतुलन का मतलब बैलेंस की बात कर रहा हूँ। जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो सामान कब देता है, जब दोनों पल्ले बराबर हो जाता है तब देता है ना। तो इसी प्रकार से जब कंज्यूमर अपने पैसे खर्च करेगा तो उसके दिमाग में ये बैलेंस बनना चाहिए कि मैं जितना खर्च कर रहा हूँ उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, आप 1 रुपया भी खर्च करोगे तो उस 1 रुपये के बराबर चीज आपको मिलनी चाहिए। जब मान के चलो आपने 2 रुपये खर्च किया, बदले में आपको 1 रुपये की टॉफी मिली, तो आप सेटिस्फाई हो गए या नहीं हो गए? नहीं हो गए, आप सेटिस्फाई नहीं हो गए। आप उससे बोलोगे नहीं भाई 2 रुपये का चीज है ही नहीं, ये तो तुम 2 रुपये लेके हमें लूट रहे हो। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो उसके बदले आपको जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, तो आप सेटिस्फाई। और आप ऐसी स्थिति में कोई चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि जब आप एक इक्विलिब्रियम यानी संतुलन का स्तर प्राप्त कर लेते हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते। तो उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या है? उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और वह इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं चाहता। तो उपभोक्ता संतुलन वो सिचुएशन है जिसके अंदर उपभोक्ता अपने पैसे को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है और नहीं चाहता कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव है। जितना उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मैक्सिमम है और वो उसमें चेंज नहीं चाहता। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाए तो कंज्यूमर इज said to be in equilibrium when he is getting maximum satisfaction by spending his income, and he does not want to change this situation.
और वो इस सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं चाहता, वो संतुलन। अब संतुलन के जो दो परिभाषा दो अलग अलग लोगों ने दिए। जो पहला परिभाषा दिया वो दिया प्रोफेसर मार्शल ने, दूसरा जो दिया वो दिया प्रोफेसर हिग्स ने। प्रोफेसर हिग्स ने जो दिया उसे कहा गया यूटिलिटी एनालिसिस। और प्रोफेसर हिग्स ने जो दिया उसे कहा गया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जो यूटिलिटी एनालिसिस है उसको कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। और जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस उसे आप ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। कार्डिनल अप्रोच को हम गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं हिंदी में। ऑर्डिनल अप्रोच को हम क्रमवाचक दृष्टिकोण कहते हैं हिंदी में। यूटिलिटी एनालिसिस को उपयोगिता विश्लेषण, और इंडिफरेंस कर्व को हम तटस्थता वक्र वक्र विश्लेषण कहते हैं। अब प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा था कि सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिक टर्म्स। संख्यात्मक रूप में सेटिस्फैक्शन को यानी संतुष्टि को लिख सकते हैं, ऐसा कहा प्रोफेसर मार्शल ने। तो संतुष्टि को संख्यात्मक रूप में लिखा जा सकता है। हिग्स ने कहा नहीं, संतुष्टि को संख्यात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी न्यूमेरिक टर्म्स में संतुष्टि को नहीं लिखा जा सकता। आपने रोटी खाई, आपकी कितनी भूख मिटी, इसको आप नंबर्स में नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने किताब पढ़ा, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इसको आप नंबर में नहीं लिख सकते। आपने मुझसे सर्विसेज ली पढ़ाने वाली, और फिर आप बोलो कि मुझसे पढ़ के कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो आप नंबर्स में नहीं बता सकते। तो संतुष्टि को नंबर्स में नहीं बताया जा सकता, ऐसा कहा प्रोफेसर हिग्स। मार्शल ने कहा कि बताया जा सकता है। सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड in numeric terms. However, higher or lower levels can be identified कि संतुष्टि को तो आप न्यूमेरिक टर्म्स में नहीं लिख सकते कि 10 यूटिल्स मिला, 5 यूटिल्स मिला, 10 किलोग्राम, मिलीलीटर, मीटर, इसमें नहीं नाप सकते आप। रोटी खा ली, भूख कितनी मिटी, इसको आप नहीं माप सकते। कपड़े पहन लिए, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, नहीं माप सकते, ठीक है। किताब पढ़ लिया, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, नहीं माप सकते। तो जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हम इस्तेमाल करते हैं, उन वस्तुओं से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम न्यूमेरिक टर्म्स में नहीं लिख सकते, ऐसा प्रोफेसर हिग्स ने कहा। बट प्रोफेसर हिग्स ने यह कहा कि लोअर या हायर बता सकते हो, कि ज़्यादा मिला कम मिला ये बता सकते। जैसे किसी व्यक्ति ने किताब पढ़ा, खरीदा,
और किताब पढ़ के उसको मज़ा आया, तो किताब पढ़ के उसे मज़ा आया तो कहता है मुझे तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला किताब पढ़ के। कोई व्यक्ति है उसको तो समझ में नहीं आया किताब, तो कहता मुझे तो कुछ खास मज़ा नहीं आया पढ़ के, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो उसको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और जिसको समझ में आ रहा है उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ज़्यादा और कम बता सकते हो आप, नंबर में नहीं बता सकते, गिनती में नहीं बता सकते कि कितने किलो मिला, कितने ग्राम मिला, कितने यूनिट्स मिला, ऐसे नहीं बता सकते। ये प्रोफेसर हिग्स ने कहा। तो संतुष्टि को संख्यात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता, परंतु उच्च या निम्न स्तर बताया जा सकता है। ठीक है, आइए। तो ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है, तो आईसी कर्व एनालिसिस में जो हम पढ़ेंगे वो इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व होता क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाया जाता है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़। तो इंडिफरेंस एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए इधर। देखो, आपको पता है कि एक उपभोक्ता सारी चीजें नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास लिमिटेड इनकम होती। किसी भी व्यक्ति के पास लिमिटेड ही होती है चीजें। आपके जेब में पैसे लिमिटेड है, पिताजी की तनख्वाह अनलिमिटेड है, सबके पास लिमिटेड ही है, किसी के पास अनलिमिटेड नहीं है, भले कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो। तो जब लिमिटेड पैसा वाला आदमी जब चीजें खरीदने जाएगा तो वो चूज करना पड़ेगा उसको कि ये खरीदूं, ये नहीं खरीदूं, ये खरीदूं, ये नहीं खरीदूं, चूज करना पड़ेगा उससे। जब वो चूज करते 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 जाएगा तो वो बेस्ट 2 ऑप्शन पे पहुंचेगा। जब वो 2 बेस्ट ऑप्शन पे पहुंचेगा तो उन 2 बेस्ट ऑप्शंस में से उसके कॉम्बिनेशन बनाएगा कि मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है। ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन बना लेगा वो। ठीक, तो उन 2 वस्तुओं के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएगा वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से उसको सेटिस्फैक्शन का समान स्तर मिलना चाहिए। इसे कहते हैं हम तटस्थता समूह। सुनिए, मैं बना के बताता हूं। जैसे मान के चलो मुझे भूख लगी, मैं गया मार्केट में फलों की दुकान पे गया। तो फलों की दुकान पे गया तो वहाँ बहुत सारे फल थे। तो मैंने कहा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। मैंने 2 फल जो है वो सिलेक्ट किए कि ये दोनों खाने। तो पहला फल था एप्पल्स और दूसरा था ऑरेंजेस। मैंने कहा देखो भाई, यदि मैं 1 एप्पल खा लूँ और 10 ऑरेंज खा लूँ, 1 एप्पल और 10 ऑरेंज खा लूँ, तो मेरी भूख मिट जाएगी। ठीक है, फिर मैंने कहा यार यदि मैं एप्पल 2 खा लूँ यदि मैं एप्पल 2 खा लूँ और 7 ऑरेंज खा लूँ तो भी मेरी भूख मिट जाएगी। ठीक है, फिर मैंने कहा यदि मैं 1 एप्पल और खा लेता हूँ और 5 ऑरेंज खा लेता हूँ तो भी मेरी भूख मिट जाएगी। ठीक है, यदि मैं 4 एप्पल खा लेता हूँ और 4 ऑरेंज खा लेता हूँ तो भी मेरी भूख मिट जाएगी। यानी मेरा पेट ये खाने पे भी भर जाएगा, ये खाने पे भी भर जाएगा, ये खाने पे भी भर जाएगा, ये खाने पे भी भर जाएगा। तो ये मैंने कॉम्बिनेशंस बना लिए अपने। अब मैं क्या करूँगा
या तो ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, या फिर ये खाऊंगा। तो इन चारों कॉम्बिनेशंस में से कोई एक कॉम्बिनेशन में खाऊं। हाँ जी। तो या तो मैं 1 एप्पल खा लूँ, 10 ऑरेंज खा लूँ, मेरा पेट भर जाएगा। 2 एप्पल खा लूँ, 7 ऑरेंज खा लूँ, तो भी मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एप्पल 2 खा लूँ और 10 ऑरेंज खा लूँ तो पेट भरे, तो ज़्यादा हो जाएगा ना भाई। आप 1 एप्पल और 10 ऑरेंज खा रहे थे तो पेट भर रहा था। अब एप्पल बढ़ाओगे और ऑरेंज कम नहीं करोगे तो पेट से बाहर हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। आपका पेट तो इसको बढ़ा रहे तो इसको तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि पेट में जगह तो उतनी ही है, सेटिस्फैक्शन तो मुझे उतना ही चाहिए। तो इसीलिए जैसे जैसे मैं एप्पल्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ऑरेंजेस कम करता जाऊंगा। अब इस कॉम्बिनेशन को मैंने नाम दे दिया कॉम्बिनेशन ए, इस कॉम्बिनेशन को नाम दे दिया कॉम्बिनेशन बी, इस कॉम्बिनेशन को नाम दे दिया कॉम्बिनेशन सी, और अगले वाले को नाम दे दिया कॉम्बिनेशन डी। तो ये 4 कॉम्बिनेशन मैंने बनाए हैं, 4 संयोग बनाए हैं। इन 4 संयोगों में से कोई भी एक संयोग में खरीद सकता हूं या खा सकता हूं, मेरी मर्जी। ठीक है, इन चारों संयोगों से मुझे संतुष्टि बराबर मिल रही है। ये जो चीज मैंने यहां बनाया है टेबल, इसको कहते हैं तटस्थता समूह, इंडिफरेंस सेट। तटस्थता समूह, इंडिफरेंस सेट। अब इसकी डेफिनेशन बता दीजिए। तटस्थता समूह वह तालिका है जो 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनके उपभोग से समान संतुष्टि प्राप्त होती। तो एक तटस्थता समूह एक टेबल है जो 2 वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है, और कोई सा भी आप कॉम्बिनेशन खा लो संतुष्टि समान मिलेगी। ठीक है, अब इंग्लिश में यदि इसे लिखें, indifference set is a table which represents combinations of 2 goods which gives same level of satisfaction at each combination। तो प्रत्येक कॉम्बिनेशन पे संतुष्टि का समान स्तर मिलता है। अब इसी तटस्था वक्र समूह को हम यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, इसी तटस्था समूह को हम यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो कहलाएगा तटस्थता वक्र। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह हिस्सा आ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0। यहां मैं लिख देता हूं ऑरेंजेस, यहां लिख देता हूं एप्पल। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां लिखा ऑरेंज कितने चाहिए, 10, 2,
4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और एप्पल्स कितने चाहिए? 4। तो 1 2 3 4। अब एप्पल 1 तो ऑरेंज 10, एप्पल 1 तो ऑरेंज 10, ये पॉइंट बन गया। एप्पल 2 तो ऑरेंज 7, एप्पल 2 तो ऑरेंज 7, ये पॉइंट बन गया। एप्पल 3 तो ऑरेंज 5, एप्पल 3 तो ऑरेंज 5, ये पॉइंट बन गया। एप्पल 4 तो ऑरेंज 4, ये पॉइंट बन गया। जब आप इन सबको मिलाओगे तो ये एक ऐसा कर्व बन जाएगा। इस कर्व को नाम देंगे हम आईसी कर्व। ये वाले पॉइंट का कॉम्बिनेशन है ए, ये वाले पॉइंट का कॉम्बिनेशन है बी, इस वाले पॉइंट का कॉम्बिनेशन है सी, इस वाले पॉइंट का कॉम्बिनेशन है डी। ठीक है, इसको मैंने मिला दिया, एक कर्व बन गया जिसको कहा जाएगा आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ध्यान दीजिए, एक उपभोक्ता जब चीजें खरीदने जाएगा तो वो ये वाला खरीदे, ये वाला खरीदे, ये वाला खरीदे या ये वाला खरीदे, कोई भी खरीद सकता है। क्योंकि उपभोक्ता किसी भी सहयोग को उपभोग कर सकता है। प्रत्येक सहयोग पर वह तटस्थ है, यानी इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब उसे कोई सा भी दे दो उसको चलेगा, उसको कुछ ऐसा नहीं है कि ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, क्योंकि उसको संतुष्टि सभी लेवल पे समान मिल रही है। अब इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन बताई जाए तो इनडिफरेंस कर्व तटस्थता वक्र तटस्थता समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। मतलब ये है कि भाई ये जो सेट था ना हमारा, इसी सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, इसी सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है तटस्थता वक्र तटस्थता समूह का ही रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, यानी इसी का ग्राफ बना देना तटस्थता वक्र कहलाएगा, और इसको टेबल में रखना तटस्थता समूह कहलाएगा। ग्राफ बना देने पर वो वक्र हो जाता है और टेबल में रखने पर वो समूह कहलाता है। तो तटस्थता वक्र तटस्थता समूह का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यह है दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जिनके उपभोग से संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब दोनों की डेफिनेशन एक जैसा ही है। हाँ, बस इसमें एक लाइन ये जुड़ गया कि इसी को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो तटस्थता वक्र। इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of two commodities,
graphical representation of indifference set. Which represents different combinations that gives same level of different combinations of two commodity that gives same level of satisfaction. तो दो वस्तुओं के सभी संयोगों को दर्शाया जा रहा है और प्रत्येक संयोग पे संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त हो रहा है। आप कोई सा भी संयोग का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये तटस्थता वक्र है और यहाँ पे ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, प्रत्येक पे उसे संतुष्टि का स्तर समान प्राप्त हो रहा है। इसके बाद तटस्थता वक्र की अपनी कुछ विशेषताएं होती। तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या क्या है? तटस्थता वक्र की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखो, इंडिफरेंस कर्व जो हमने अभी बनाया था वो कुछ ऐसा बना था, है ना? ऐसा ही बना था। इधर मैंने ऑरेंजेस लिखे थे और इधर एप्पल्स लिखे थे और ऐसा इंडिफरेंस कर्व बना। अब पहली विशेषता ये है कि ये ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। यानी ये ऊपर की ओर जाता हुआ नहीं बनेगा, ये नीचे की ओर जाता हुआ बनेगा। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो नीचे की ओर ढलवा होगा। ठीक है, पर ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर है। ऐसा हमारा आईसी नहीं होता। हमारा आईसी कैसा होता है? ऐसा नीचे की ओर है। भाई नीचे की ओर ढलवा क्यों होता है? क्योंकि संतुष्टि का समान स्तर चाहिए हमें हर एक कॉम्बिनेशन। यदि संतुष्टि का समान स्तर चाहिए आपको हर एक कॉम्बिनेशन पे, तो एक वस्तु बढ़ाओगे तो दूसरी वस्तु को कम करना ही पड़ेगा। जब एक वस्तु बढ़ाओगे दूसरी वस्तु को कम करोगे तो नेगेटिव रिलेशनशिप पैदा होगा। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो इसे कहते हैं ऋणात्मक संबंध, नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो पहली विशेषता तटस्थता वक्र नीचे की ओर ढलवा। अब क्यों होता है नीचे की ओर ढलवा, वो भी सुन लीजिए। सभी संयोगों पर संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है। किसी एक वस्तु में वृद्धि करने पर दूसरे को कम करना पड़ता है। इस कारण दोनों वस्तुओं के उपभोग में ऋणात्मक संबंध
उत्पन्न होता है। ऋणात्मक संबंध के कारण आई से बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। तो ये तटस्थ वक्र नीचे की ओर ढलवा होता है। क्यों होता है ये मैंने लिख दिया, इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूं। एट ईच लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, each combination, satisfaction level is same, and when we increase one commodity, we need to decrease अदर, दूसरे को हमें कम करना पड़ता है। दिस क्रिएट्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू कमोडिटीज। नेगेटिव रिलेशनशिप leads to downward slope। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही। उम्मीद है जितनी बातें आपको समझाई गई है, बताई गई है, पढ़ाई गई है, वो समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।